हमने अभी तक देखा वो क्या था, जो शिक्षण पूर्व गतिविधि थी, यानी अपने जो लेसन है विभूका का, उसका इंट्रोडक्शन था। तो अब हमें ये देखना है कि इस पार्ट में क्या बताने की हमें कोशिश की जा रही है। तो इस पार्ट में देखिए क्या बताने की कोशिश की जा रही है। जो लोग अच्छे विचारधारा के होते हैं, यानी उनकी सोच पॉजिटिव होती है, जो उनकी सोच जो है वो बहुत अच्छी होती है, वो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपनी मातृभूमि यानी जो हमारा देश है उसके लिए, और अपने जो परिजन है यानी जो इस देश के जो वासी है उनके लिए क्या करते हैं, कभी भी अपना मुख नहीं मोड़ते, यानी उनके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे देशों में रहकर भी वहाँ से शिक्षा ग्रहण कर अपने वतन की दशा सुधारते हैं। देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं और दूसरे देशों में जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पर जाकर क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, यानी पढ़ते हैं, लिखते हैं, अच्छे से डिग्रीज हासिल करते हैं, और फिर बाद में वहाँ से ऐसे जो लोग होते हैं जो अपने देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वहाँ से यहाँ वापस आकर हमारे इस देश की दशा को क्या करते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं। अपनी जो संस्कृति है, जो हमारा जो कल्चर है, उसको क्या करते हैं, बनाए रखने की कोशिश करते हैं। विदेशी सरकारों के प्रलोभन के बावजूद भी उन्होंने अपना ही देश प्यारा लगता है। देखिए ऐसे जो इंटेलिजेंस लोग होते हैं, वहाँ पर पढ़ लिख कर डिग्री हासिल करके जो बहुत ही होशियार होते हैं, होशियार लोग जो होते हैं, जो शार्प लोग होते हैं, जो बहुत कुछ कर सकते हैं आगे चलकर फ्यूचर में, ऐसे लोगों को वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ की जो सरकारें होती है, वो हमारे यहाँ पर रुक जाइए, हमारे देश के लिए काम कीजिए, ऐसे प्रलोभन यानी लालच उन्हें देते हैं। हम आपको इतना पेमेंट देंगे या इतना पैसा देंगे, आप हमारे देश के लिए काम करो। लेकिन जो अपने देश से प्यार करते हैं वो ऐसे प्रलोभन के आगे नहीं झुकते हैं, और क्या करते हैं, जिसे हमारा देश प्यारा लगता है वो यहाँ पर आते हैं और अपने जो देश के लिए कर सकते हैं वो यहाँ पर आकर कर सकते हैं। वे सीखे हुए ज्ञान के द्वारा क्या करते हैं, देश की गांव की हालत को क्या करते हैं, सुधारते हैं और उन्हें खुशहाल बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करके वे अपनी मातृभूमि का ऋण अदा करते हैं। ऋण अदा करना यानी जो कर्ज है इस भारत भूमि का हम पर, वो क्या करते हैं, उसे अदा करने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम इस पाठ के शब्दार्थ देख लेते हैं, कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम है उत्सुकता, यानी अत्याधिक इच्छा, यानी जिसे हम ईगरनेस भी कहते हैं, बहुत एक्साइटेड, ठीक है। नेक्स्ट है हिदायत यानी निर्देश, इंस्ट्रक्शंस। नंदनवन यानी स्वर्गलोक का बगीचा। जुटे थे यानी लगे हुए थे। फिर है पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान, यानी जो खेती बाड़ी से संबंधित भारत सरकार द्वारा राजधानी दिल्ली में स्थापित एक बड़ी संस्था। तो ये कुछ शब्दार्थ थे। तो अब आइए चलो देखते हैं कि इस पार्ट में हमें क्या बताया गया है। ये विभू काका जो है, इनकी जो स्टोरी है वो क्या है, हम देखते हैं। इतने वर्षों के बाद उन्हें देखा तो पहचान न पाया। ऊपर से नीचे तक विभू का एक कदम एकदम बदल गए थे। पहले कोट पैंट पहना करते थे, टाई लगाना भी नहीं भूलते थे, जूते भी चमचमाते हुए होते थे, किंतु अब विभू का कुछ दूसरे ही लगते थे, एकदम बदले। खादी का कुर्ता पैजामा, साधारण सी चप्पले, सिर के बाल भी छोटे छोटे, लगता था ये विभू का कोई और है। देखिए हिमांशु जोशी जी जो राइटर हैं, वो बहुत दिनों बाद किसको देखा, उन्होंने विभू काका को देखा। लेकिन विभू काका जो है वो सर से पैर तक पूरे बदल गए थे। पहले वो कोट पैंट पहनते थे, टाई भी लगाते थे, लेकिन अब जैसे जूते उनके भी हमेशा कैसे थे, चमचमाते हुए रहते थे, लेकिन अब जो विभू काका है वो कैसे हो गए हैं, पूरे बदल गए हैं, जैसे मानो कोई और ही है। अब क्या करते हैं, वो खादी का कुर्ता पैजामा पहनते हैं, साधारण सी चप्पल वो पहनते हैं, सिर के बाल भी कैसे हैं उनके बहुत छोटे छोटे लगते हैं, और ये विभू काका कोई जैसे मानो कोई और ही है। काका पहचाना नहीं, मैंने कहा ही था कि काका लिपट पड़े। अरे विजू तुझे नहीं पहचानूंगा, कब आया तू? आज अभी, मैंने हंसते हुए कहा। सामान कहाँ है? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। मैंने सामने रखे झोले की ओर इशारा किया तो वे चौंक पड़े। बिस्तर कहा? कुछ नहीं,
आश्चर्य से उन्होंने पूछा। मैं हंस पड़ा। इतनी लंबी यात्रा में बिस्तर कहाँ कहाँ उठाता फिरता, इसी से काम चला लेता हूँ। देखिए, जब विभू काका से हिमांशु जोशी जी है वो प्रथम मिले तो विभू काका उन्हें पूरे बदले बदले नजर आए। तो जब उन्होंने उनसे पूछा, विभू काका मुझे पहचाना क्या, तो विभू काका ने क्या किया, एकदम से वो उसे लिपट पड़े और क्या कहा कि अरे विजू तू कब आया और तुम्हें मैं पहचानूंगा नहीं। तो हिमांशु जोशी जो हमारे लेखक है उन्होंने क्या कहा कि मैं अभी अभी आया हूँ। और उन्होंने पूछा फिर सामान कहाँ है, तो उन्होंने एक झोले की तरफ इशारा किया। तो विभू काका चौंक पड़े, बोले अरे बिस्तर कहाँ है तुम्हारा। तो उन्होंने क्या कहा कि बड़ी लंबी यात्राओं पर मैं निकलता हूँ तो बिस्तर कहाँ कहाँ उठाता फिरूंगा, तो मैं जो मेरा ये झोला है इसी से मैं काम चला लेता हूँ। काका के मुख पर प्रसन्नता झलक रही और वे मेरी पीठ थपथपाने लगे। शाबाश बेटा, यही हुई ना बात। क्या कहने लगे हैं, विभू काका को बहुत प्रसन्नता हुई, यानी वो बहुत खुश हुए लेखक से और क्या कहने लगे, उनकी पीठ थपथपाने लगे, उनको शाबाशी देने लगे और क्या कहने लगे, शाबाश बेटा ये हुई ना बात। यानी क्यों ऐसा कहा उन्होंने, क्योंकि हमें हमारे परिस्थितियों के हिसाब से हमें ढलना सीखना चाहिए और यही काम किसने किया था, हिमांशु जोशी ने भी किया था। विभू का मेरा सामान भीतर रखवा कर कई बाहर जाने लगे। घर के लोगों को जाते जाते वह हिदायत देना नहीं भूले कि विजय का ध्यान रखना। देखो विभू काका ने क्या किया, घर पहुंचकर उनका सामान, लेखक का सामान अंदर रखवाना वो नहीं भूले और कहीं जा रहे थे और जाते जाते क्या किया उन्होंने, घर के जो लोग थे उन्हें क्या हिदायत दी। हिदायत देना यानी निर्देश देना, जो हमें पहले ही देख चुके हैं शब्दार्थ में। हिदायत यानी निर्देश, इंस्ट्रक्शंस दिए। क्या दिए कि आप विजय का अच्छे से ध्यान रखिए। सचमुच मुझे कहीं कोई कष्ट अनुभव नहीं हुआ। मैं आश्चर्य से काका का यह अनोखा संसार देख रहा था। मैंने देखा 2-2 ट्रैक्टर चल रहे थे। घर के पास पशु पक्षियों के बाड़े में 2 गाय बैठी जुगालियां कर रही थी। सामने हरी भरी सब्जियों का बगीचा था। दूर लहलहाते खेतों के उस पार बड़े बड़े फलों का बगीचा था। काका का यह नंदनवन मुझे बड़ा लुभावने लगा। सारे लोग अपने काम में जुटे थे। देखिए, जब वो लेखक उनके घर पहुंचे तो सचमुच उन्हें कोई कष्ट यानी कोई परेशानी वहां पर महसूस नहीं हुई। वो आश्चर्यचकित थे। काका का ये जो अनोखा संसार था, यानी जो अनोखी दुनिया थी, वो उन्हें देखकर वो क्या थे, बहुत हैरान थे। उन्होंने क्या क्या देखा कि 2-2 जो ट्रक है, ट्रैक्टर जो है वो क्या कर रहे हैं, उनके खेतों में चल रहे थे। और घर के पास जो पक्षियों का बाड़ा है, यानी पशु पक्षियों का, उन्होंने एक अलग से घर बना रखा था। उसमें 2 गाय बैठी जुगाली कर रही थी। जुगाली करना मतलब जो उनका जो खाना खाने के बाद वो क्या करती है, जो बचा हुआ जो उनके मुंह में जो खाना है ना, वो क्या करती है, बैठे बैठे चबाती है, तो उसे जुगाली करना कहते हैं। और क्या देखा उन्होंने, सामने हरी भरी सब्जियों की बगीचा भी उन्होंने वहां पर देखा। हरी भरी फलों का बगीचा देखा और दूर लहलहाते खेतों के पास फलों का भी बहुत बड़ा एक ऐसा बगीचा उन्होंने देखा। काका का यह नंदनवन यानी स्वर्गलोक जैसा ये जो बगीचा है वो देखकर उन्हें बहुत आनंद हुआ और सारे लोग अपने अपने काम में जुटे हुए थे। सब अपना अपना काम कर रहे थे। लेखक उनका जो ये घर है, ये नंदनवन है, वो देखने में व्यस्त थे। दोपहर तक विभू का नहीं लौटे तो मुझे आश्चर्य हुआ। एक कर्मचारी से पता चला आज मंगलवार है ना। काका दूसरे गांव में गए। वे घर जाकर रोगियों का हालचाल पूछते हैं, इसलिए घर लौटने में वक्त लग जाता है। देखिए, दोपहर हो गई लेकिन विभू काका लौटे नहीं। तो लेखक को आश्चर्य हुआ। उन्होंने किसी नौकर से, घर के नौकर से पूछा, कर्मचारी से पूछा तो उन्हें जब पता चला, क्या पता चला कि आज मंगलवार है और जो विभू काका है वो दूसरे गांव में जाते हैं और वहाँ के जो घर जाकर जो बीमार लोग हैं उनकी खैर खैरियत हालचाल पूछते हैं और इसलिए उनको आज घर लौटने में देरी होने वाली थी। विभू काका ने अमेरिका में कृषि विज्ञान की पढ़ाई की थी। उसके बाद भारत लौटकर दिल्ली के पूसा कृषि अनुसंधान में वर्षों तक काम करते रहे।
देश में पैदावार कैसे बढ़े, लोग गरीबी भुखमरी से कैसे मुक्त हो, इस पर वे अक्सर बातें करते थे। देखिए ये जो विभू काका है ना, वो अमेरिका में कृषि विज्ञान की पढ़ाई कर लौटते थे। कृषि विज्ञान मतलब जो एग्रीकल्चर जो है उसमें उन्होंने पढ़ाई की थी और एग्रीकल्चर साइंस में उन्होंने पढ़ाई की थी और वहाँ से वो बाद में इंडिया लौट आए और फिर जो दिल्ली का जो हमने देखा है अभी, दिल्ली का पूसा कृषि अनुसंधान संस्था जो है उसमें वो काम करने लगे। जो खेती बाड़ी से संबंधित भारत देश सरकार में हमारी जो राजधानी है, कैपिटल है इंडिया का दिल्ली, उसमें एक बड़ी सी संस्था है, उसका नाम क्या है, पूसा कृषि अनुसंधान संस्था। उसमें वो वर्षों तक काम करते रहे। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, देश में जो खेती की जो पैदावार है यानी जो अनाज किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाए, इस पर उन्होंने रिसर्च की। और जो लोग गरीब है, भूखमरी में जो रहते हैं, जिन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, उन्हें इन परेशानियों से किस तरह छुटकारा वो दिला सकते हैं, इस पर अक्सर वो डिस्कशन किया करते थे। उन्होंने धान और गेहूं की ऐसी नई किस्में तैयार की थी जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में आसानी से उगाई जा सकती थी। क्या रिसर्च की थी विभू काका ने? उन्होंने गेहूं की ऐसी कुछ किस्में, यानी अलग अलग टाइप्स के गेहूं होते हैं ना, तो ऐसी कुछ अलग अलग गेहूं के उन्होंने क्या किए थे, इन्वेंट किए थे गेहूं की फसलें कि जो क्या कर सकते हैं हम, जहां पर पानी बहुत कम है यानी बरसात, जैसे राजस्थान हो गया, वहां पर बरसात बहुत कम होती है, वहां पर कम पानी वाले क्षेत्रों में भी क्या कर सकते हैं, ये गेहूं आसानी से उग सकते हैं। ऐसी उन्होंने रिसर्च की थी। मक्का पर भी उनकी खोज कम महत्वपूर्ण नहीं थी। मक्का यानी क्या, जो कौन है, भुट्टे हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट खोज की थी। अब वो क्या थी, एक एक भुट्टे की जगह उन्होंने 6-6, 7-7 भुट्टे उगाए थे। उन्होंने एक पेड़ में एक जो कॉर्न आता है, तो उन्होंने कुछ ऐसी खोज की थी कि एक उस पेड़ में 5-5, 6-6, 7-7 भुट्टे क्या होने लगे थे और उगने लगे थे, उगाए जा सकते थे। ऐसी खोज भी इन्होंने की थी। इन खोजों के लिए सरकार की ओर से उन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हुए। देखिए इन खोजों के लिए जो इन्होंने इन्वेंशन किया है गेहूं का और भुट्टों का, तो उनके ऊपर उसके लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें क्या मिला है, पुरस्कार भी मिले हैं, अवार्ड्स भी मिले हैं। अक्सर वे यूरोप, अमेरिका की यात्रा पर निकल जाते थे, वहाँ बड़े बड़े भाषण दिया करते थे, सफलता उनके कदम चूमती थी। देखिए वो इतने फेमस हो चुके थे, वो इतने अच्छे साइंटिस्ट बन चुके थे, यानी कृषि विज्ञान के साइंटिस्ट जो अलग अलग प्रकार की खोज करने वाले थे। उन्होंने क्या किया था, जब भी यूरोप और अमेरिका वो जाते टूर पर, तो वहाँ पर जाकर क्या करते, लेक्चर्स देते, भाषण देते और सफलता यानी सक्सेस उनको मिलती जा रही थी, उनके कदम चूम रही थी सक्सेस। विदेश में बसने के लिए उन्हें वहाँ की सरकारों ने बड़े बड़े प्रलोभन भी दिए थे, किंतु काका को तो अपना देश ही प्यारा था। अपने ही देश के किसानों की सेवा करने की उन्होंने ठान ली थी। काका अब पूरी तरह बदल चुके थे, एकदम किसान बन गए थे। देखिए जब वो विदेश जाते थे वहाँ पर टूर पर, तब वहाँ के जो सरकारें हैं यूरोप, अमेरिका, देश विदेश की, उन्होंने उनको प्रलोभन यानी लालच भी दिया था कि हम आपको इतना पैसा देंगे, आप हमारे लिए काम कीजिए। लेकिन उन्होंने वो प्रलोभन में नहीं आए, वो लालच में नहीं आए, और उन्होंने क्या किया, उनको तो अपना देश ही प्यारा था, उन्होंने अपने देश की सेवा ही करने की ठान ली थी। अपने किसान, यहाँ के जो किसान हैं उनकी सेवा करने की ठानी थी। उन्हें नए टेक्निक्स, नए जो खेती करने के तरीके हैं वो उन्हें सिखाने थे। वो उन्होंने, अब विभू काका पूरे बदल चुके थे, अब वो क्या बन गए थे, पूरे किसान बन गए थे। अब यहाँ कैसा लगता है आपको, न सिनेमा हॉल है, न बड़े बड़े होटल और न क्लब, आपको पढ़ने के लिए पुस्तकें भी यहाँ न मिल पाती होंगी। मैंने जिज्ञासा से पूछा तो विभू काका हंस पड़े। अरे पगले, यहाँ जो चारों ओर एक दृश्य देख रहा है, सिनेमा हॉल क्या इससे अधिक आकर्षक होते हैं? इन बड़े बड़े होटलों में भला क्या रखा है? यहाँ जैसा ताज़ा अनाज, ताज़ी सब्जियाँ, ताज़ा घी, दूध, दही या शहरों में बड़े से बड़े अमीर को भी मिल पाता होगा? प्रकृति की
सबसे बड़ी खुली किताब तो यह हमारे सामने है, इससे अधिक अच्छी और प्रामाणिक है क्या वे तुम्हारी पुस्तक है? काका मुझे बच्चों की तरह एक एक बात विस्तार से समझाने लगे। देखिए विभू काका को जो हिमांशु जोशी जो अपने राइटर है, उन्होंने एक सवाल किया, कौन सा, कि आपको यहाँ कैसा लग रहा है? यहाँ ना सिनेमा हॉल है, ना यहाँ पर बड़े बड़ी होटलें हैं, ना क्लब है, ना पढ़ने के लिए ढंग की कोई किताब भी मिल पाती होंगी। उन्होंने बड़ी जिज्ञासा से पूछा, जिज्ञासा से जानने की इच्छा थी उन्हें कि विभू काका यहाँ किस तरह रह रहे हैं, ये सब चीज़ों को छोड़कर। अमेरिका, यूरोप, दिल्ली ऐसे बड़े बड़े शहरों में रहने वाले, बड़े बड़े रिसर्च करने वाले जो ये काका है, वो इस छोटे से गांव में इन सब चीज़ों के बगैर कैसे रह रहे हैं। तो विभू काका ने बड़े ही हंसते हुए विनम्रता से उन्हें क्या कहा कि अरे पगले, ये जो चारों तरफ जो तुम दृश्य देख रहे हो, जो तुम सृष्टि देख रहे हो, जो निसर्ग देख रहे हो, ये जो नेचर तुम देख रहे हो, ये कि सिनेमा हॉल से कम है? और ये जो बड़े बड़ी होटलें हैं, उन्हें अनाज कहाँ से जाता है? यहीं से तो जाता है, इन गाँव से तो जाता है। यहाँ से वहाँ पर जाए तो वो क्या हो जाता है? बासी हो जाता है। लेकिन हम यहाँ क्या खा रहे हैं? ताज़ा ताज़ा अनाज, ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ, ताज़ा घी, दूध, दही, ये सब हम ताज़ा ताज़ा खा रहे हैं। और ये बड़े शहर के जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, इन्हें को भी ये मिल पाता होगा क्या? ये यहाँ से वहाँ जाए तो उसमें कितनी मिलावटें होती होंगी और क्या होता होगा, कितना वो बासी हो जाता होगा। हमें तो शुद्ध और ताज़ा खाने को मिलता है। और प्रकृति की सबसे बड़ी खुली किताब तो यही है हमारे सामने। ये जो प्रकृति की खुली किताब, यानी जो ये नेचर है, ये क्या है? प्रकृति की खुली किताब है। इसलिए हमारे सामने है, इन्हीं को पढ़ो, इनमें खो जाओ, इनके अंदर आप नए नए रिसर्च करो। यही आपकी क्या है? प्रकृति की सबसे बड़ी किताब है। और इससे अच्छी और प्रामाणिक कोई चीज़ और हो सकती क्या? ईमानदार कोई चीज़ और हो सकती है क्या? तुम्हारी किताब इतनी ईमानदार है क्या? मतलब किताबों में कुछ बातें सही भी होती है, कुछ बातें गलत भी होती हैं। तो ऐसा विभू काका का कहना है। और जो तुम्हारे जो सामने है वो क्या है? एकदम अच्छी और प्रामाणिक किताब है। काका जो है, वो जो राइटर है, उनको बहुत ही बच्चों की तरह सब एक एक चीज़ विस्तार से समझाने लगे। विस्तार से यानी डिटेल में समझाने लगे। शाम को वे मुझे अपनी जीप गाड़ी में बैठाकर आसपास के गांव में घुमाने ले गए। वहां का अनोखा दृश्य देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। गांव में सभी घर पक्के थे। सभी घरों के आगे गाय बंधी थी। गांव के बीच एक पाठशाला थी। सब बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। लोग स्वस्थ और हष्ट पुष्ट थे। देखिए, हम जब गांव में जाते हैं तब हम अक्सर देखते हैं, सबसे पहली बड़ी बात कि सड़कें ही नहीं होती है। लेकिन जब विभू काका जो राइटर है हिमांशु जोशी जी, उनको जब वो अपनी जीप में बैठाकर गांव घुमाने लगे, आसपास के सभी गांवों में वो उन्हें घुमाया, तो उन्होंने, जो राइटर है, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। क्या देखकर कि सड़कें कैसी थी? एकदम पक्की थी। और गांव के जो घर थे वो भी क्या थे? पक्के थे। सभी घरों के आगे गायें बंधी हुई थी और गांव के बीच में एक पाठशाला भी थी। और जो वहाँ पर जो बच्चे थे वो साफ सुथरे कपड़ों में क्या कर रहे थे? पहने हुए पढ़ाई कर रहे थे। और वहाँ के जो लोग थे वो भी क्या दिख रहे थे? स्वस्थ, एकदम स्वस्थ, हेल्दी और धष्ट पुष्ट, यानी एकदम तंदुरुस्त ऐसे लग रहे थे। हम अक्सर देखते हैं गांव की हालत, ना सड़कें होती है, ना घर होते हैं, बच्चे भी बहुत ही डर्टी कपड़ों में घूमते रहते हैं। और जो वहाँ के जो लोग होते हैं, जो कमज़ोर हालत में हमको दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ का जो दृश्य था वो बहुत ही उसके विपरीत था। तो मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया है, पर ऐसे गांव मैंने कहीं नहीं देखे। गांव के लोगों ने बताया कि यह क्षेत्र पहले सबसे पिछड़ा हुआ था। जब से काका ने यहाँ अपना फार्म बनाया है, तब से सारे इलाकों की काया पलट हो गई है। देखिए, वो जो गांव है वो तो सबसे पिछड़ा गांव था। जब लोगों से जब लेखक ने बात की तब, और लेखक क्या कह रहे हैं, मैंने बहुत से गांव देखे हैं, पूरे देशों के गांव देखे हैं, अपने भारत देश के पूरे गांव देखे हैं, लेकिन ऐसा गांव उन्होंने कभी नहीं देखा। और जब उन्होंने वहाँ के लोगों से बात की तो लोगों ने क्या बताया? ये गांव सबसे पिछड़ा हुआ, यानी बहुत बुरी हालत में था। लेकिन जब से
ये काका ने यहाँ पर आए हैं, उनका फार्म हाउस यहाँ बनाया है, तो यहाँ की इलाके की पूरी काया पलट होना मतलब पूरा परिवर्तन, बदलाव हो गया है। काका ने खुद घर घर जाकर समझाया कि खेती कैसे करें जिससे अन्न की पैदावार बढ़े। वे सबको बताते हैं स्वच्छ रहने के क्या क्या लाभ है, आए दिन की बीमारियों से छुटकारा कैसा मिल सकता है और बच्चों को पाठशाला क्यों भेजना चाहिए। काका ने घर घर जाकर सब लोगों को समझाया कि आप खेती किस तरह से करनी चाहिए ताकि अनाज अच्छे से उगे, और लोगों को ये भी बताया कि साफ सुथरा रहने से क्या क्या लाभ होते हैं, और क्या बताया कि बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए और पाठशाला क्यों भेजना चाहिए, ये भी उन्हें समझाया। तब से यहाँ और बीमारियों से छुटकारा किस तरह पा सकते हैं ये भी उन्हें बताया। देश विदेश में रहकर काका ने खेती के संबंध में जो भी ज्ञान प्राप्त किया उसका लाभ उन्होंने घर घर गांव-गांव जाकर पहुंचाया। अब काका के प्रयासों से पूरा का पूरा क्षेत्र ही आदर्श हो चुका है। विभू का आदमी नहीं देता है, गांव-गांव के घर घर के लोग अक्सर दोहराते हैं। जब मैं उनके गांव से लौटने लगा तो काका स्वयं मुझे दूर तक छोड़ने आए। बोले, तुम लोग भी यहाँ क्यों नहीं आ जाते? अपने लिए तो सब जीते हैं पर दूसरों के लिए जीने का सुख कुछ और ही होता है। काका के चेहरे पर स्नेह ही नहीं, एक अनोखी चमक भी दिखाई दे रही थी। मुझे लग रहा था काका आदमी नहीं देवता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह आदमी के रूप में देवता ही होता है। देखिए, काका ने जितना देश विदेश में जितना भी उन्होंने रहकर खेती के बारे में जितनी जानकारी उनको थी, ज्ञान था, नॉलेज था, उन्होंने इसका लाभ यानी इसका जो फायदा है यहाँ गांव-गांव जाकर घर घर जाकर पहुंचाया। और काका के प्रयासों से क्या हुआ, पूरा का पूरा जो गांव है जो क्या हो गया, आदर्श यानी इंस्पिरेशन बन गया औरों के लिए। और वहाँ के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, विभू काका आदमी नहीं क्या है, देवता है। घर घर गांव-गांव के हर एक लोग यही दोहराते हैं। जब काका को छोड़कर जब ये लेखक अपने घर वापस लौटने लगे तब क्या हुआ, काका उनको खुद स्वयं स्टेशन तक छोड़ने आए और उन्होंने उनसे क्या कहा कि तुम लोग भी क्या करो, यहाँ इस गांव में आ जाओ। हमारे अपने लिए तो हर कोई जीता है लेकिन औरों के लिए जीना में जो सुख है वह कहीं और नहीं होता है। काका के चेहरे का जो स्नेह है, वह जो अनोखी चमक है, लेखक कभी नहीं भूल सकते। उन्हें ऐसा लग रहा था कि काका आदमी नहीं क्या है, उन्हें भी यही लग रहा था कि काका जो है वो आदमी नहीं देवता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह आदमी के रूप में देवता ही होता है। देखिए, हम सब अपने लिए तो हर कोई जीता है, हमारे लिए हम वो हर चीज़ करते हैं जो हमारे लिए अच्छी होती है, लेकिन औरों के लिए जीना, औरों के लिए अपना जो क्या कहेंगे, अब जो एक हमारा जो रहन सहन है वो छोड़कर औरों के लिए जीना, औरों के लिए कुछ करना, ये क्या होता है, बहुत बड़ी बात होती है। और यही किस हिमांशु जोशी ने विभू काका से सीखा। तो हमें भी हमारे देश के लिए और हमारे जो आसपास के जो लोग हैं उनके लिए हमें कुछ करने की प्रेरणा इस विभू काका, इस कहानी से हमें सीखने को मिलती है। हिंदी विषय का पाठ क्रमांक 4 विभू काका, यह देखेंगे। इसके राइटर जो है वो कौन है, हिमांशु जोशी जी। हिमांशु जोशी ने इस पाठ में विभू काका बोलकर एक व्यक्ति है, उनके बारे में इस पाठ में बताया है कि किस तरह उन्होंने खेती और जो गांव है उनको किस तरह एक नया रूप दिया है। यह इस लेखक ने जो अनुभव किया है, उनके जो विभू काका बोलकर एक जो अंकल थे, विभू अंकल, उन्होंने किस तरह खेतों को और गांव को एक नया रूप दिया है और एक नई टेक्निक से गांव वालों को खेती करना सिखाया है। तो यही इस पाठ में हमें देखना है। तो हमको सभी को पता है कि जो हमारा जो देश है वो एक क्या है, कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ लगभग 80% यानी 80% जो जनता है, जो लोग हैं, वो क्या है, कृषि पर निर्भर है, यानी जो खेतों पर क्या है, निर्भर है। कृषि यानी खेतों में उगने वाला अनाज, उस पर क्या है, निर्भर है। जो गांव में निवास करते हैं, जो लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, उनका प्रमुख
साधन क्या है? खेती। खेती कर कर ही वो अपना गुजर बसर करते हैं। यदि हमें उन्नति करनी है तो सबसे पहले गांव की दशा को हमें सुधारना होगा। देखिए, हम शहरों में बहुत ज़्यादा डेवलप होते जा रहे हैं, तरक्की करते जा रहे हैं, लेकिन उन गांवों का क्या? तो अगर हमें सच में अगर हमें तरक्की करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इन गांवों की जो दशा है, अब दशा यानी जो हालात है, वो उसे हमें क्या करना है? सुधारना है। जैसे कि तकनीकी जो शिक्षा की आवश्यकता है, जो खेतों में अभी भी गांव में क्या होता है कि लोग पुराने तौर तरीकों से क्या करते हैं? खेती करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा उनकी मेहनत लग जाती है। तो हमें उन्हें सुधारना है, हमें क्या करना है? जो नए टेक्निक से उन्हें हमें क्या करना है? उनको बताना है, उनको सिखाना है, ताकि कम समय में और कम मेहनत में वो ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगा सके और अपनी जो मेहनत को बचाकर उसे कहीं और काम में लगा सके और तरक्की कर सके। तो इसी तरह हमारा जो शिक्षित वर्ग है वो क्या करता है? पढ़ता है, लिखता है और देश विदेश में काम करने के लिए क्या करता है? चला जाता है। वहां पर जाकर काम करते हैं, दूसरे देशों को क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। और हमारा जो देश है वो पीछे रह जाता है। ज़्यादातर की जो गांव है, जो खेड़े गांव है, वो तो हमें इस तरह अपने देश का हाल जो है उसे सुधारना है। और विकास और अगर हमें तरक्की करनी है तो निश्चित ही हमें क्या करना है? भारतवर्ष को अगर उन्नति के शिखर पर अगर ले जाना है तो उसे हमें क्या करना है?